कल पहला परक्यूजिट का बात किए थे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे नाम पे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अपनी जेब से पैसा डाल रहा है तो तुमको जितना वो पैसा डाल रहा है उसका 12% छूट मिल जाएगा, सैलरी का 12% तुमको छूट मिलेगा, और उसके ऊपर वो जितना डाल रहा है बाद बाकी तुम्हारा टैक्सेबल होगा। मतलब मान लो वो सैलरी का 15% पैसा अपनी जेब से प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल रहा है तो 12% तक छूट, बाकी 3% टैक्सेबल। अब तुम्हारे नाम पे जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है उस पर तुमको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का 9.5% तक छूट, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिले फुल्ली टैक्सेबल। ये एक काम का कल हम लोग बात पढ़े थे। दूसरा काम का परक्यूजिट जो हम लोग पढ़े थे वो था, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे बच्चों के पढ़ाई का खर्चा अपने जेब से मैनेज कर रहा है या अपने स्कूल में पढ़वा दे रहा है फ्री में, तो तुमको 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड तक छूट मिलेगा, बाद बाकी पार्ट टैक्सेबल होगा। इसके अलावा काम का बात था, तुम अगर लोन लेते हो 20,000 रुपये तक का लोन लेते हो, उस पर इंटरेस्ट अगर देना नहीं पड़ रहा, मान लो बॉस इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया या कम इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, तो तुमको अगर 20,000 से नीचे का लोन है तो वो इंटरेस्ट तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, तुमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है तो उस पर तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 20,000 से ऊपर का लोन है अगर, और मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोन है, इलाज के लिए तुम लोन ले रहे हो तो पूरा माफ़ है इंटरेस्ट। और अगर अदर देन कोई रीज़न 20,000 से ऊपर का लोन ले रहे हो तो जो इंटरेस्ट का बेनिफिट तुमको मिल रहा है, कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है बॉस को, वो तुम्हारे लिए इनकम माना जाएगा और टैक्सेबल होगा। अगर ऑफिस में लंच वगैरह मिलता है, 50 रुपीज़ तक का लंच पर डे एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर का अगर कोई लंच वगैरह मिलता है ऑफिस की तरफ से फ्री, वो टैक्सेबल है। इसके अलावा काम का यहाँ कुछ नहीं था। अब आता है दो मेन काम का। हम पहले ही बोला था कल की 2-3 परक्यूजिट है जो बहुत काम किए। एक अब आएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन। तुम्हारा बॉस तुमको रहने के लिए घर दे दिया फ्री में, तो उसके लिए कितना अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट आएगा मोटर कार। अगर बॉस तुमको गाड़ी दे दिया तो तुमको उसका टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा। तो ये दोनों परक्यूजिट अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन 14 नंबर पॉइंट, 14 नंबर तुम्हारे स्क्रीन पे जो नोट शेयर हो रखा है उसका 14 नंबर पॉइंट देखो। अगर ये बॉस का ही घर है या फिर बॉस का घर नहीं है, दो कैटेगरी हो सकता है। तुमको बॉस एक रहने के लिए घर दे दिया, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक लाइसेंस होता है, तो उस लाइसेंस का जितना फीस उतना अमाउंट टैक्सेबल। आई रिपीट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑफिस की तरफ से घर मिल गया रहने के लिए तो जितना उसका लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस का जितना फीस लगता है उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लाइसेंस खरीदना नहीं पड़ा, उसको फ्री में मिल गया, तो उसका फीस उसको नहीं देना पड़ा, तो उस फीस जितना अमाउंट तुम्हारे घर का रेंट मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये आएगा नहीं एग्जाम में। अब आएगा अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। क्या वो घर बॉस के खुद का है, क्या वो बॉस कहीं से भाड़ा पे ले के तुमको दे रहा है, मतलब बॉस भाड़ा चुका रहा है, या बॉस के खुद का घर है। अगर वो बॉस के खुद का घर है और ऐसा सिटी में है जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से कम है, ऐसा सिटी में है जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से कम है, तो तुमको 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 15% को घर का रेंट मान लेंगे, सैलरी का 15%। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक के बीच में है तो 10% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगा। तो बॉस के खुद का अगर घर है और तुम्हारा जिस शहर में तुमको घर रहने के लिए दिया है वो 25 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा का है, पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा का है, तो 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगा। 10 लाख से 25 लाख है तो 10% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगा। 10 लाख से भी कम पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगा। अगर वो बॉस का घर नहीं है, बॉस भाड़े पे लेके तुमको दे रहा है, तो रेंट या फिर 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, रेंट पेड बाय द बॉस या 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर टैक्सेबल होगा। यहाँ पे हम लोग एग्जम्पशन का लिमिट नहीं पढ़ रहे हैं,
हम लोग पढ़ रहे हैं कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सैलरी का मतलब बेस सारा अलाउंसेस प्लस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, सारा अलाउंसेस। देखो सैलरी का 4 जगह अलग अलग मतलब आता है। जो हम लोग कवर्ड ग्रेचुइटी पढ़े थे वहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए था। जो हम लोग नॉट कवर्ड ग्रेचुइटी पढ़े थे वहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन था। आगे जाके एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन पढ़ोगे, वहाँ सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी है, और यहाँ पर है सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल अलाउंसेस। तो एक जगह कवर्ड में बेसिक प्लस डीए, एक जगह प्रोफेशनल टैक्स में सिर्फ बेसिक, और बाकी सब जगह एक जगह यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया है बॉस, रहने के लिए घर दे दिया है, यहाँ पर बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ऑल परक्यूजिट, और बाकी सब जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो 4 जगह सैलरी का, 3 जगह सैलरी का अलग अलग मतलब है, बाकी सब जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो यहाँ पर 15% सैलरी, अगर 25 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन, 10 से 25 लाख 10% सैलरी, 10 लाख से कम 7.5% सैलरी। और अगर बॉस भाड़े पे लेके घर दिया है तो रेंट और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। ये तो हुआ बॉस घर दे दिया। अगर घर के साथ फर्नीचर भी दे रहे हैं तो 10% ऑफ द फर्नीचर का वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। अगर बॉस फर्नीचर वाला घर दे रहा है पूरा, जिसमें मॉड्यूलर किचन, सोफा सेट, एसी सब लगा हुआ है, मतलब फुल फर्निश्ड घर दे रहे हैं, तो घर का भाड़ा का तो बात हो ही गया, कितना भाड़ा पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर बहुत साथ में फर्नीचर भी दिया है तो वो फर्नीचर के वैल्यू का 10% तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े। काम का परक्यूजिट कौन सा पढ़े? आरपीएफ का इंटरेस्ट, और ये रेंट फ्री अकोमोडेशन, और एक वो बच्चों का फीस वाला। मेन 4 परक्यूजिट काम का पढ़े। अब आता है 5वां आखिरी इंपॉर्टेंट परक्यूजिट। मोटर कार। अगर बॉस तुमको मोटर कार दे रहे हैं, 2 तरीके से हो सकता है, या तो बॉस गाड़ी दे दिया या बॉस तुम्हारे गाड़ी का खर्चा मेंटेन कर रहा है। तो 2 कहानी हो सकता है, या तो बॉस तुमको गाड़ी दे दिया प्लस गाड़ी का खर्चा भी मेंटेन कर रहा है, यानी बॉस डबल खर्चा मेंटेन कर रहा है, गाड़ी का भी दाम प्लस गाड़ी को मेंटेन करने का मतलब उसमें डीजल पेट्रोल भराने का भी खर्चा प्लस गाड़ी का रिपेयरिंग सर्विसिंग सब कुछ। तो 2 एक्सपेंडिचर है, गाड़ी प्लस गाड़ी का मेंटेनेंस। तो गाड़ी का डिप्रिसिएशन उस साल का कॉस्ट माना जाएगा। पूरा गाड़ी को तो एक बार में कॉस्ट नहीं मान सकते ना, तो गाड़ी का डिप्रिसिएशन हर साल का वैल्यू उस गाड़ी का कॉस्ट माना जाएगा, प्लस मेंटेनेंस का खर्चा जो दिया जा रहा है वो कॉस्ट माना जाएगा। यानी एक एम्प्लॉय को 2 बेनिफिट हो सकते हैं, एक उसको गाड़ी खरीदना नहीं पड़ा तो गाड़ी का डिप्रिसिएशन, 2 गाड़ी का मेंटेनेंस का कॉस्ट। अब सीधा सीधी बात समझो, जो चीज बॉस बियर कर रहा है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल। जो चीज बॉस बियर कर रहा है, गाड़ी का खर्चा बॉस बियर कर रहा है तो गाड़ी का खर्चा तुम्हारे लिए टैक्सेबल। गाड़ी बॉस खरीद के दिया है तो गाड़ी का दाम यानी गाड़ी का डिप्रिसिएशन का वैल्यू तुम्हारे लिए टैक्सेबल। तो देखो मोटर कार को ये लोग, पॉइंट नंबर 7, मोटर कार को ये लोग कैटेगरी में तोड़ा, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या ओन्ड बाय एम्प्लॉय। गाड़ी किसका खरीदा हुआ है, मालिक का खुद या फिर गाड़ी एम्प्लॉय का है। एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर या फिर एक्सपेंस, अगर दोनों ही केस में पढ़ रहे, पहले पढ़ रहे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी मालिक का, गाड़ी का खर्चा भी मालिक ही बियर कर रहा है, मतलब गाड़ी का कॉस्ट भी मालिक ही बियर किया, और गाड़ी का डे टू डे एक्सपेंसेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वो भी मालिक ही बियर किया। तो फिर पर्सनल एक्सपेंस जितना गाड़ी का लगा प्लस 10% ऑफ द कार, दोनों मिला के टैक्सेबल हो जाएगा। दोनों मिला के सर इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा उसका 10% ना, 10% ऑफ द कार बेटा डेप्रिसिएशन ही तो हो गया। वही 10% ऑफ द कार मतलब ही तो डेप्रिसिएशन ही निकाला है। गाड़ी का 10% जब निकाले भाई मयंक, तो गाड़ी अगर 10 लाख का है तो गाड़ी का 10% 1 लाख, वही तो डेप्रिसिएशन हो गया।
हाँ सर सॉरी। हाँ तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड प्लस 10% ऑफ द कार। अगर पार्शली गाड़ी तुम ऑफिस के लिए यूज करते हो और पार्शली अपने लिए भी, अब देखो इसमें प्रॉब्लम है ना, गाड़ी तुम ऑफिस के काम के लिए भी यूज कर रहे हैं और पर्सनल खर्चा के लिए भी। और गाड़ी का जो सीसी होता है, गाड़ी का इंजन का कैपेसिटी होता है, तो गाड़ी को बोलते हैं या तो 1600 सीसी का गाड़ी है, 1800 सीसी का गाड़ी है, 1000 सीसी का गाड़ी है। तो अगर वो 1600 सीसी से कम का गाड़ी है तो तुम्हारे लिए क्या टैक्सेबल होगा? गाड़ी, अगर तुम गाड़ी पार्सली यूज़ कर रहे हो तो तुम सेग्रीगेट कर सकता है क्या, अपने लिए कितना और ऑफिस के लिए कितना? क्या ये सेग्रीगेशन पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। तो यहाँ पे बड़ा सीधा फिगर दे दिया डायरेक्ट तुमको टैक्स का। गवर्नमेंट बोला हम मानेंगे गाड़ी अगर 1600 सीसी से कम का है, मतलब गाड़ी का हॉर्स पावर 1600 सीसी से कम वाला गाड़ी है, मतलब सस्ता वाला गाड़ी है, तो 1800 रुपया गाड़ी का दाम टैक्सेबल प्लस 900 रुपया मेंटेनेंस का टैक्सेबल। और अगर गाड़ी 1600 सीसी से ज़्यादा का है तो 2400 रुपया गाड़ी का दाम टैक्सेबल प्लस 900 रुपया मेंटेनेंस का टैक्सेबल। ठीक। अगर गाड़ी ओन्ड बाय एम्प्लॉई है, गाड़ी भी मालिक का और गाड़ी का खर्चा भी मालिक बियर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी भाई गाड़ी 1600 सीसी से कम का है तो 1800 टैक्सेबल, गाड़ी 1600 सीसी से ज़्यादा का है तो 2400 टैक्सेबल। तो ये है मोटर कार के लिए कहानी। इसके अलावा कोई परक्यूजिट काम का? हाँ, एक बच गया। मान लो बॉस तुमको घूमने फिरने के लिए भेजा, साल में बड़ा बड़ा कंपनी में एक बार घूमने फिरने जाने का मौका मिलता है और वो सब का खर्चा बॉस बियर करता है। तुमको, स्पाउस को और चिल्ड्रन को, या फिर डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर एंड पेरेंट को, मतलब ब्रदर सिस्टर पेरेंट डिपेंडेंट होना चाहिए तुम्हारे ऊपर, उनका अपना अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको भी तुम घूमने ले जा सकते हो। वरना जनरली एम्प्लॉय, उसका स्पाउस यानी उसके हस्बैंड या वाइफ प्लस चिल्ड्रन, इनके घूमने का एक साल में एक बार ट्रिप का मौका मिलता है। तो सर कितना अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? ये तो मेरा फोकट का फ़ायदा हो गया ना, मेरे को खर्चा नहीं करना पड़ा, मेरा पैसा बच गया। तो सर कितना पे टैक्स देना पड़ेगा? देखो सीधा बात, गवर्नमेंट बोला तुमको तुम्हारा बॉस कुछ भी दे, होटल में रहने दे दिया, खाना पीना भी दे दिया, गाड़ी भाड़ा भी दे दिया, फ्लाइट भाड़ा भी दे दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम तुमको कितना छूट देंगे वो बता दे रहे हैं। अगर तुम बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो इकोनॉमिक क्लास का भाड़ा हम तुमको छूट देंगे। अब तुम्हारा बॉस तुमको बिजनेस क्लास में टिकट दे दिया था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बॉस तुमको, मान लो बिजनेस क्लास का भाड़ा 25,000 रुपये है, तुम्हारा बॉस तुमको 25,000 वाला टिकट कटवा के दे दिया प्लेन का, लेकिन इकोनॉमिक क्लास का भाड़ा मान लो 5,000 रुपये होता है, तो 5,000 ही तुमको छूट मिलेगा, बाद बाकी पे टैक्स दे दो। अगर तुमको ट्रेन का टिकट दे दिया तो एसी फर्स्ट क्लास के फेयर जितना छूट देंगे, अच्छा खासा छूट दिया भाई, एसी फर्स्ट क्लास का फेयर। अगर तुम ऐसा जगह जा रहे हो जहाँ पे ट्रेन जाता ही नहीं है, तो फिर अगर वहाँ का जो लग्जरी बस होता है उसका फेयर का छूट दे देंगे। अब मान लो ऐसा जगह गए जहाँ ना बस चलता है, ना टैक्सी चलता है, ना बस चलता है, ना ट्रेन चलता है, तुमको प्राइवेट टैक्सी करके जाना पड़ा, तो तुमको हम फर्स्ट क्लास के ट्रेन जितना भाड़ा का छूट दे देंगे। मतलब अगर प्लेन से गए तो इकोनॉमिक क्लास का भाड़ा का छूट मिलेगा, ट्रेन से गए तो फर्स्ट क्लास एसी का, बस से गए तो डिलक्स बस का, और अगर ऐसा ट्रांसपोर्ट से गए जो न जहाँ पे न ट्रेन जाता है न बस जाता है, तुमको प्राइवेट कार करके जाना पड़ा, तो फिर फर्स्ट क्लास एसी का ट्रेन का भाड़ा का छूट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात या दो इम्पॉर्टेंट बात बचता है यहाँ पे। पहला बात, शॉर्टेस्ट रूट का छूट फेयर मिलेगा। तुम यहाँ से बेंगलोर घूमने जा रहे थे तो यहाँ से बेंगलोर का जो इकोनॉमिक क्लास का भाड़ा है, यहाँ से बेंगलोर से जो ट्रेन का भाड़ा है, वही छूट मिलेगा। अब तुम गए घूम के यहाँ से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, वो गवर्नमेंट को मतलब नहीं है तुम कितना घूम के गए, तुम्हारा बॉस कितने घूमने का टिकट दिया। तुम पहला डेस्टिनेशन से आखिरी डेस्टिनेशन जहाँ जा रहे हो उसका शॉर्टेस्ट रूट का भाड़ा कितना होता, उतना ही छूट मिलेगा। और 4 साल में वाया वाला में नहीं मिलेगा? नहीं, वाया वाला में तुमको
बॉस दे दिया पाया का पैसा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट के रूप में। मेरे को शॉर्टेस्ट रूट का भाड़ा क्या होता। तुम यहाँ से मैं बॉम्बे गया, मान लो 3,000 रुपया बॉम्बे टिकट लगा, और बॉम्बे से तुम बेंगलोर गया जहाँ का 2,500 रुपया और लगा, तुम्हारा टोटल 5,500 रुपया खर्चा हुआ। बॉस तुमको 5,500 का टिकट कटवा के दिया, मतलब बॉस 5,500 रुपया बियर किया तुम्हारे भी हाथ में। गवर्नमेंट बोलेगा भैया हमको कोई मतलब नहीं है। कैलकाटा से बेंगलोर जाने का शॉर्टेस्ट रूट का भाड़ा कितना होता, मान लो एक बार के लिए बोलते कैलकाटा से बेंगलोर जाने का शॉर्टेस्ट रूट का भाड़ा 4,000 रुपया होता, तो गवर्नमेंट बोला हम तुमको 5,500 में से 4,000 का छूट दिए, बाकी 1,500 पे टैक्स दे दो, 1,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। अब बात आता है यहाँ पे बड़ा मज़ेदार एक केस आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देंगे हम तुमको। 4 साल में 2 छुट्टी पे ये 2 छुट्टी का एग्जाम्पशन मिलेगा हर 4 साल का ब्लॉक में। 1988 से इस ब्लॉक का गिनती चालू हुआ था, मतलब 88 से 92, 92 से 96, 96 से 2000, 2000 से 2004, 2004 से 2008, 2008 से 2012, 2012 से 2016, 2016 से 2020 और अब 2021 से 2024। तो अब मान लो तुम्हारा ब्लॉक 21 से 24 में आ रहा है, तो 21 से 24, 2021 से 2024 में 4 साल में कोई 2 छुट्टी का एग्जाम्पशन ले सकते हो तुम। अब अगर कोई बोले सर हम 4 साल में 2 छुट्टी लिए ही नहीं, हम एक ही बार घूमने गए, तो वो क्या एक जो छुट्टी हम नहीं लिए उसका छूट नहीं मिलेगा हमको कभी ज़िंदगी में? मिलेगा। अगले ब्लॉक का पहला साल में तुम उसको एंजॉय कर सकते हो, मतलब अगले ब्लॉक में तुम 3 छुट्टी एंजॉय कर सकते हो। अगले 4 साल का ब्लॉक क्या आएगा? 2025 से 2028, 2025 से 28 में 2025 में, मतलब पहला साल में तुम ये जो एक छुट्टी पहला वाला ब्लॉक में नहीं लियो वहाँ ले लो और उस ब्लॉक का भी 2 छुट्टी एंजॉय कर लो। मतलब 4 साल में तुमको 2 बार छुट्टी, 2 बार एग्जाम्पशन मिलेगा। तुम अगर एक ही बार घूमने गए, तुमको लग रहा है कि अरे ये तो मेरे साथ गलत हुआ, हम तो एक ही बार घूमने गए, हमको एक ही छुट्टी का बेनिफिट मिला, अगला छुट्टी का एग्जाम्पशन नहीं मिल पाया क्योंकि हम दूसरी बार गए नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट ईयर में चले जाओ और उसको यूज़ कर लो। ये था पहला मज़ेदार बात। अब आता है सबसे मज़ेदार बात। यहाँ बोला है ना तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ और बच्चे जा सकते हैं। कितने बच्चों का छूट मिलेगा? मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब मान लो कोई बच्चा 98 के पहले पैदा हुआ है, तुम्हारे मान लो एक बच्चा था 98 से पहले पैदा हुआ था, तुम उसको भी ले जा सकते हो घुमाने, उसका भी छूट तुमको मिलेगा, टिकट का फेयर का मिलेगा। अब मान लो किसी के 98 के पहले 2 बच्चा था, तो दोनों बच्चों का छूट मिलेगा? हाँ मिलेगा। मान लो उसका 98 के पहले एक बच्चा हुआ था और 98 के बाद दूसरा, 98 के पहले एक बच्चा, 98 के बाद दूसरा, 2 बच्चों का छूट मिलेगा? हाँ मिलेगा। 2 तक छूट ले सकता है। अब आता है मज़ेदार खेल। 98 के पहले एक बच्चा था और 98 के बाद जुड़वा बच्चा पैदा हुए, तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 98 के पहले एक बच्चा था, 3 हो गया सर, बट उसको मिलेगा तो 2 का ही। हाँ मिलेगा 2 का ही। नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट बोला अगर जुड़वा बच्चे हुए तो 3 का ले सकते हो। जुड़वा बच्चों में तुम किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, किसका भेदभाव करोगे? तो जुड़वा बच्चों के केस में बोला गया तुम 3 बच्चों का भी छूट ले सकते हो। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट परक्यूजिट्स थे जिनका हम लोग बात किए। बात बाकी सब में आए तो सब में बात करने में फ़ायदा। अब आखिरी टॉपिक आज का, हाँ, ये जो ब्लू बॉक्स में साइड में दिखाई दे रहा है, ब्लू बॉक्स में, उसमें काम का बात है। हम लोग अब तक क्या पढ़े? सैलरी के अंदर बेसिक कंपोनेंट आता है, बेसिक प्लस कमीशन प्लस ग्रेचुटी प्लस लीव एनकैशमेंट प्लस वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लस पेंशन, ये सब बेसिक कंपोनेंट में आ गए। उसके बाद कौन सा हेडिंग आया? बहुत सारा अलाउंसेस आया। उसके बाद बहुत सारा परक्यूजिट्स आया। तीनों को जोड़ दें, अगर तीनों हेड का जो टैक्सेबल अमाउंट्स है उनको जोड़ लें, तब आता है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। हम आपके सामने एक बार अपना वाला नोट्स शेयर, मेरा हैंड रिटन नोट दिखाई दे रहा है?
हाँ सर। हाँ तो देखो यहाँ पे बीच में हम एक डब्बा बना रखा है फॉर्मेट बोल के, उसमें हम क्या लिखा, सारा बेसिक कंपोनेंट प्लस सारा अलाउंसेस प्लस सारा परक्यूजेट्स, टैक्सेबल वैल्यू सबका जोड़ ले तो आता है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। सबको जोड़ लिए तो क्या आया, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। अब गवर्नमेंट हमको 3 तरीके का छूट देता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। 3 चीज़ गवर्नमेंट हमको माफ़ करके रखा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब पूरा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में से बेसिक कंपोनेंट सारा, देखो साइड में दिखाई दे रहा है ना, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिटायरमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये सब जोड़ लो, आ गया बेसिक कंपोनेंट। ये सब का टैक्सेबल वैल्यू जोड़ लो, आ गया बेसिक कंपोनेंट, प्लस सारा अलाउंसेस जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। ये वाला हेडिंग, एक सेकंड रुको, ये रे, एक मिनट, ये रे सारे अलाउंसेस, जनरल अलाउंसेस, वो अलाउंसेस जिसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर में छूट मिलेगा, वो अलाउंसेस जिस पे अमाउंट फिक्स है, हॉस्टल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, ये सब का टैक्सेबल वैल्यू ले लो, इनको जोड़ लिए। और अभी जितना परक्यूजिट का बात किए उन सब का टैक्सेबल वाला पार्ट ले लो, टोटल में से छूट माइनस करो, टैक्सेबल वाला पार्ट ले लो, तो आ गया ग्रॉस सैलरी। अब उसमें गवर्नमेंट बोला एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो डायरेक्ट माइनस कर लो। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर तुमको मिला है तो उसमें भी छूट देंगे, और अगर तुम्हारे नाम पे तुम्हारा बॉस प्रोफेशनल टैक्स तुम्हारे सैलरी से काट के जमा किए, तुम्हारा बॉस प्रोफेशनल टैक्स तुम्हारे सैलरी से काट के जमा किया है, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल, उसमें भी तुमको छूट देंगे। तो देखो ये रहे 3 डिडक्शन, सेक्शन 16(1)(a), सेक्शन 16(1)(2), सेक्शन 16(1)(3). 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, देखो यहाँ लिखा है ना 40,000 ऑफ द सैलरी, 40,000 का तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, जो कि अब चेंज हो चुका है। ये असेसमेंट ये 1920 में था, 2021 में 50,000 तक का छूट दिया गवर्नमेंट। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल जाएगा डायरेक्टली, तुम तीनों कंपोनेंट जोड़ा, ग्रॉस सैलरी आ गया, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, बेसिक प्लस अलाउंसेस प्लस परक्यूजिट को जोड़ के उसमें पहला अमाउंट माइनस करने मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब कितना हो गया है, 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस तुमको माइनस करने मिलेगा कितना, या तो अमाउंट रिसीव्ड, या 5,000 पर एनम, या 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। देखो यही एकमात्र जगह है जहाँ बेसिक सैलरी है। कवर्ड ग्रेचुटी में बेसिक प्लस डीए था, यहाँ पर बेसिक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस सारा अलाउंसेस था, और बाकी सब जगह इस चैप्टर में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन है, सैलरी का मतलब। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस में तुमको एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड ₹5,000 पर एनम, या फिर 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, ये तुमको माइनस करने मिलेगा। लेकिन तुम कौन, तुम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, तुम अगर नॉर्मल एम्प्लॉई है तो तुमको एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। पहले जब मिला है एंटरटेनमेंट अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल में अलाउंसेस हेड में ऐड कर दो, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। और अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नीचे आके छूट ले लो, 5,000 पर एनम एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, या फिर 20% ऑफ द बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ को है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको है 50,000 रुपया। और प्रोफेशनल टैक्स अगर तुम्हारे सैलरी से बॉस काट के जमा किया है तो तुम डिडक्शन ले लो, पूरा का पूरा अमाउंट जितना तुम्हारे नाम पे प्रोफेशनल टैक्स जमा हुआ है, पूरा प्रोफेशनल टैक्स का छूट ले लो। तो जब तुम तीनों कंपोनेंट्स को ऐड किए, ग्रॉस सैलरी आया, उसमें से तीनों डिडक्शन माइनस किए, तब आएगा नेट टैक्सेबल सैलरी, या जिसको बोलते हैं टैक्सेबल सैलरी। ये क्लियर है सबको? क्लियर सर। क्लियर चलो, सर। अब हम लोग सम्स की तरफ बढ़ सकते हैं। देखो एक दो सम करते हैं फटाफट। यहाँ पे दिया मिस्टर चौहान एज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। बेसिक सैलरी बोला है उसका 5,000 पर मंथ है, डीए उसको 3,000 पर मंथ मिलता है, जिसमें से 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो जब भी कोई बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन करके सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे
वहाँ पर डीए 3,000 का 60% ही लेंगे। मतलब कहीं पर भी सैलरी का कैलकुलेशन करना होगा कोई वर्किंग के लिए तो फिर 60% ऑफ द सैलरी हम कैलकुलेशन में लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है मिस्टर चौहान को 1,000 रुपया पर मंथ। एजुकेशन अलाउंसेस उसको मिल रहा है 500 रुपया पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। बोनस उसको मिल रहा है 10,000 पर एनम। फीस मिल रहा है 5,000 पर एनम। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, तुम्हारा पी टैक्स तुम्हारा बॉस जमा किया है 2,000 रुपया पर ईयर। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई। मुंबई मतलब मोर देन 25 लाख पॉपुलेशन, सो 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के नाम पे परक्यूजिट में। तुमको बॉस घर रहने के लिए दे दिया रेंट फ्री में, मतलब विदाउट एनी रेंट तुमको बॉस घर दे दिया मुंबई में। तुमको बोला है कैलकुलेट करो उसका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, मतलब ये रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला कैलकुलेशन करके दिखाओ खाली। हम लोग अभी परक्यूजिट पे सम बना रहे हैं। तो पहला परक्यूजिट जो हम तुमको, तीसरा परक्यूजिट जो हम तुमको बताया था रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला, बॉस तुमको रहने के लिए फ्री में घर दे दिया, तो उसका कैलकुलेशन पे बात करने हैं। अब बोला अगर वो अकोमोडेशन जो दिया वो एम्प्लॉयर के खुद का है तो बताओ, और अगर बॉस भाड़ा पे लेके दिया है तो कैलकुलेशन बताओ। दो कहानी दी है, बॉस के घर अगर बॉस के खुद का है या बॉस भाड़ा पे लेके दिया है। अगर बॉस के घर का खुद का घर है तो 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगा, और अगर बॉस भाड़ा पे लेके दिया है तो रेंट और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किया, अगर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है तो सैलरी का 15%, और हायर्ड बाई एम्प्लॉयर है मतलब बॉस भाड़ा पे लेके खुद भाड़ा पे खरीदा है और फिर तुमको दे रहा है, तो 15% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज लोअर। तो यानी सर यहाँ पे पहले सैलरी कैलकुलेट कीजिए, तब ये 15% निकालना आसान हो जाएगा। सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ऑल अलाउंसेस। ये एकमात्र जगह सैलरी का मतलब बहुत बड़ा है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ऑल अलाउंसेस। तो देखो यहाँ पे उसको बेसिक कितना मिल रहा है, देखो वर्किंग की है उसको बेसिक 5,000 रुपया पर मंथ यानी 60,000 रुपया महीना। उसको बोनस कितना मिल रहा है 3,000, बोनस मिल रहा है 10,000 पर एनम, और कमीशन नहीं मिल रहा है। तो देखो सिर्फ बोनस लिखे, फीस मिल रहा है उसको 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया उसका फीस लिखे, तो बेसिक प्लस बोनस प्लस फीस लिख दिए। अब और कोई आइटम नहीं दिया, ग्रेचुटी फ्रेचुटी। अब आ जाओ अलाउंसेज में, उसको अलाउंसेज में डीएनएस अलाउंस कितना मिल रहा है 3,000 पर मंथ, लेकिन उसमें से 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो जब हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग निकालने के लिए तो 60% ऑफ द डीए लेंगे, जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है उतना ही लेंगे। 3,000 का 60% 1,800 रुपया, तो 1800 इंटू 12 21,600 रुपया। उसके अलावा उसको और क्या अलाउंसेस में मिल रहा है? एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 12,000। एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है उसको कितना, दो एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है उसको 500 रुपया पर मंथ। उसके 3 बच्चे हैं तो 500 इंटू 12 6,000 रुपया मिल रहा है। कितना छूट मिलेगा 100 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम कितना चाइल्ड 2 चाइल्ड, तो 100 रुपया पर मंथ, 100 रुपया पर मंथ मतलब 100 इंटू 12 इंटू 2 चाइल्ड 2,400 रुपया तक का छूट मिलेगा। 6,000 उसको एजुकेशन अलाउंस मिला है, उसमें से 2,400 छूट तो 3,600 टैक्सेबल। तो 3,600 एजुकेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000, डीए 21,600, बेसिक 60,000, बोनस 10,000, फीस 5,000। तो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ऑल अलाउंसेस सब जोड़ लिए 1,12,200 आ रहा है। 1,12,200 का 15% अगर बॉस के खुद का घर है तो तुम्हारा रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू माना जाएगा। मतलब अगर बॉस के खुद का घर है तो तुमको ये 16,830 रुपया तुम्हारा बेनिफिट माना जाएगा। तुमको फोकट में मिल गया घर रहने के लिए, 16,830 रुपये पे टैक्स दो। और अगर ये बॉस का भाड़ा पे लिया हुआ घर है तो 15% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। 15% ऑफ सैलरी कितना आ रहा है 16,830, और रेंट पेड कितना है 900 रुपया पर मंथ। देखो एम्प्लॉयर हायर सच अकोमोडेशन एट अ मंथली रेंट ऑफ 900, तो 900 इंटू 12 10,800, तो 16,830 और 10,800 कौन सा छोटा 10,800 छोटा। तो अगर बॉस भाड़ा पे लेके घर दे रहा है तो 10,800 टैक्सेबल, और अगर बॉस खुद का घर तुमको रहने के लिए फ्री में दे रहा है तो 16,830 रुपया तुम्हारे लिए
रेंट फ्री एकोमोडेशन के नाम पे टैक्सेबल, रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट के नाम पे टैक्सेबल। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। हाँ देखो, अगर यहाँ पे बोला है क्या तुम्हारा सम्स का कैलकुलेशन, इलस्ट्रेशन 32 देखो, इफ योर आंसर सेल डिफर इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अ सिटी वेयर पॉपुलेशन इज ओनली 12,60,000, मतलब मोर देन 10 लाख, लेस देन 25 लाख, तो यहाँ पर 10% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा अगर बॉस के खुद का घर है तो। लेकिन अगर भाड़ा पे है तो वही नियम, 15% ऑफ द सैलरी या रेंट पेड विच इज लोअर। और अगर ये पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम होता तो 7.5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाता अगर बॉस के खुद का घर है तो बॉस के खुद का घर है, मोर देन 25 लाख वाला पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ द सैलरी, नहीं तो अगर लेस देन 25 मोर देन 10 लाख 10% ऑफ द सैलरी, लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन 7.5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल। लेकिन अगर भाड़ा पे लेके दे रहा है बॉस तुमको, बॉस खुद भाड़ा चुका रहा है तुम्हारे लिए, तब तो सीधा कैलकुलेशन है 15% ऑफ द सैलरी या फिर रेंट पेड विच एवर इज लोअर। सैलरी का मतलब पता ही है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ऑल दी अलाउंसेस। एक कंप्लीट सम करने का कोशिश करते हैं छोटा मोटा में। एक आदमी है, उसको बेसिक सैलरी मिल रहा है 15,000 रुपया, डीए मिल रहा है 5,000, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी इस बार डीए वर्किंग में आएगा ही नहीं, वर्किंग में नहीं आएगा डीए क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है ही नहीं। हॉस्टल अलाउंस उसको 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, शी हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, शी हैज़ नो किड, उसको कोई बच्चा है ही नहीं। टिफ़िन अलाउंस 500 रुपये पर मंथ मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 200 रुपये पर मंथ मिलता है, बोनस मिलता है 20,000 पर एनम, कमीशन मिलता है 15,000 पर एनम, फ्री रिफ्रेशमेंट इन द ऑफिस मिलता है 5,000 रुपये पर एनम, मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी मिल रहा है 900 रुपये पर मंथ का, और कंप्यूटर फैसिलिटी मिल रहा है 10,000 रुपये पर एनम का। सी हैज़ बिन प्रोवाइडेड है, सॉरी, सी हैज़ बिन प्रोवाइडेड a रेंट फ्री accommodation owned by employer in Kolkata, मतलब more than 25 lakh population. Thus, the house was allotted to her with effect from 1st May 2018, but she occupy only from 1st June. उसको बॉस ये घर 1st May को ही दे दिया था, लेकिन वो रहना चालू की 1st जून से। बोल रहा उसका ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकाल के बताओ। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी मतलब सारा चीज़ को जोड़ के उसका ग्रॉस सैलरी बताओ। तो देखो बेसिक कितना मिल रहा है उसको 15,000 पर मंथ, यानी साल का 1,80,000, बोनस मिल रहा है 20,000 पर एनम, कमीशन मिलता है 15,000 पर एनम, तीनों लिख दिए। और कुछ है नहीं, ग्रेचुटी फ्रेचुटी तो लिखेंगे नहीं। अलाउंसेस में उसको क्या मिल रहा है 5,000 पर मंथ। देखो उसका टोटल सैलरी निकालते वक्त डीए ले रहे हैं, क्योंकि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या नहीं हो, जब टोटल सैलरी कैलकुलेट करने बोला है क्वेश्चन में ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, तो डीए लेंगे। लेकिन कोई भी वर्किंग में जहाँ पे बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन सैलरी का मतलब आता है, कोई भी वर्किंग कैलकुलेशन में डीए नहीं लेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। हॉस्टल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो क्योंकि बच्चा है ही नहीं उसके, तो जो मिल रहा है पूरा फ़ायदा। टिफ़िन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, लिख दिए। फ्री रिफ्रेशमेंट मिलता है 50 रुपया पर डे तक का छूट है, तो 50 रुपया पर डे तो महीना का कितना 1,500 रुपया, और साल भर का कितना, महीना का 1,500 तो साल भर का कितना 18,000 रुपया। उसको मिल कितना रहा है रिफ्रेशमेंट के रूप में 5,000 पर एनम, तो 50 रुपया पर डे का छूट है। 50 इंटू 30 इंटू 12 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। 18,000 तक का छूट मिल सकता है उसको, तो 5,000 रुपया ही मिला खाने पीने का, पूरा माफ जाओ। तो देखो नो टैक्सेबल, नील। मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी वगैरह नील होता है, और कंप्यूटर फैसिलिटी भी नील होता है, तो सब नील कर दिए। अब खाली रेंट फ्री वर्किंग निकालो और उसका ग्रॉस सैलरी निकाल दो। रेंट फ्री का वर्किंग देखो बेसिक प्लस बोनस प्लस कमीशन लिए, डीए में देखो नील लिख दिया। हॉस्टल अलाउंस ले लिए, टिफिन अलाउंस, सारा अलाउंसेस प्लस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस फीस। डीए यहाँ नहीं लिए क्योंकि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। तो मेरा टोटल सैलरी वर्किंग के लिए आ रहा है 2,35,400।
हमको कहाँ रहने के लिए घर दिया? कोलकाता में। कोलकाता में, तो कोलकाता में कितना होगा? 15%। 15 ही होगा सर। हाँ, तो कोलकाता में वो 15% निकाला और 29,425 लिख दिया रेंट फ्री अकोमोडेशन, सारा जोड़ दिया, ग्रॉस सैलरी आ गया। तो ऐसे सैलरी का सम्स करते हैं। हम यहीं रोक रहे हैं, नेक्स्ट डे हम लोग और सम करेंगे इस चैप्टर पे, और ये चैप्टर बट एक चीज समझ में